थोड़ा वो है ना, कुछ लाइटें हमने बंद कर रखा है क्योंकि वो अभी इन्वर्टर से क्लासेस हो रही है तो इसीलिए, ठीक है। वो बाहर बारिश हो रही है तो लाइट नहीं है। ये बोर्ड आपको ठीक दिखेगा। तो हम लोग अभी लास्ट के कुछ क्लासों में बेसिक है ना कवर कर रहे थे, अगर सिलेबस देखोगे आप तो। ठीक है ना, बोर्ड आपको अच्छा दिखेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। देखिए, तो इसमें हम लोग है ना ये वाला पार्ट कवर किए थे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। इसमें मोर और लेस 11th-12th वाली थ्योरी थी। तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि 11th-12th के जो क्वेश्चंस हैं जो शेयर किए थे ग्रुप में वो आपको सॉल्व करने थे, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे सबने, ठीक है। एंड बाकी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था, फिर ये सब सॉल्व किए थे, ये बाकी है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट बाकी है। लास्ट क्लास में ये थोड़े, लास्ट क्लास में वीडियो का प्रॉब्लम हुआ था तो शायद आपने ऐप पे देखा होगा कुछ वीडियो का इशू है, साउंड और वो मिसमैच, तो मैं इसको भी रिपीट करूँगा। और ये हमने एक क्लास में हमने ये सब पार्ट कवर किए थे, एक दो क्लास में, और फिर हमने ये वाला पार्ट कवर किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था एंड देन ये वाला पार्ट कवर किए थे, है ना। ये हो गया था। अब बचा है ये, तो अभी मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ जस्ट, है ना, ये वाले पार्ट को। तो इसमें कुछ नहीं है खास, है ना। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे, ठीक है, इस वाले पार्ट में आते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक, है ना, मतलब जैसे कोई रैंडम पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी लाइन पे, या रैंडम कुछ एरिया सेलेक्ट कर रहे हो किसी 2D फिगर में, या है ना सम रैंडम वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे हो आप 3D फिगर में, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, है ना, उसके बारे में ये बताता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। जैसे आपको इजीली बताया जाए कि सबने, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी की बात होती है। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। अब आपसे बोलता है, तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि, है ना, हम अभी ये वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऐसा है, तो मान लो अभी के लिए कि सैंपल स्पेस आपका है ए बी, और कोई इवेंट है लेट से सी डी है जो कि सबसेट है ओमेगा का, ठीक है, जो कि सबसेट है ओमेगा का, ठीक है। तो इसी बीच में कहीं सी डी है, मान लो यहाँ पे सी और डी लेट से ये पॉइंट है ना, तो ये सी डी लाइन सेगमेंट हो गया। अब ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि यू सेलेक्ट अ रैंडम पॉइंट इन द इंटरवल ए बी, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पॉइंट विल फॉल इनटू द लाइन सेगमेंट सी डी। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्वेश्चन समझ आया। सो वी रैंडमली सेलेक्ट अ पॉइंट इन द लाइन सेगमेंट ए बी, कोई एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो ए बी में, तो क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लाइन सेगमेंट सी डी है इसके बीच की वो पॉइंट होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों को समझ आ रहा है बताइए क्या होना चाहिए। वो समझ आ रहा है। सर डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए। हाँ, है ना। सो यहाँ सिंपल है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का सेंस यहाँ पे यही है कि जैसे हमें बोलता है कि, जैसे मैं वर्ड में लिख रहा था ना कि लाइक रैंडमली वी सेलेक्ट अ पॉइंट, तो वो यहाँ पे जैसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इवेंट ई। तो यहाँ पे चूंकि लाइन सेगमेंट जब हमारे पास कोई सैंपल स्पेस होगा तो उसमें जो मेजर है, प्रोबेबिलिटी एक मेजर है ना। सो मेजर थ्योरी में थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है कि, है ना, मेजर थ्योरी एक अलग सब्जेक्ट है मैथ्स ऑनर्स में या, है ना, एमएससी मैथमेटिक्स में। तो प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेजर होता है एक्चुअली यहाँ पे जो होगा, सो सिंपली लेंथ ऑफ ये जो इवेंट ई है और अपॉन लेंथ ऑफ जो ओमेगा है सैंपल स्पेस, वो प्रोबेबिलिटी बनाएगी एक्चुअली, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस अपॉन लेंथ ऑफ दिस। सो ये ऐसा तभी होगा जब पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जैसे इन्होंने बताए। तो यहाँ इस केस में अगर हम बात करें तो डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए, ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ओके, सो ये लाइन के केस में हो गया। अगर इसी को हम एरिया केस में बात करें कि मान लो कोई हमारे पास, या इसी में जैसे हम लोग एक केस बोलते हैं ना, मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो
नाउ मान लो ई एक इवेंट है, E1 ले लेते हैं। E1 है इवेंट सिंगलटन, लेट से a प्लस बी बाई टू, ए प्लस एक नंबर होगा ना, तो ये इसको मैं ऐसा लिखूं कि, है ना, या उतना मेहनत नहीं करना है तो सिंगलटन ए बोल देते हैं, मान लो, है ना, सैंपल स्पेस क्लोज्ड है ए। सो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए टू ए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर E2 एक इवेंट है, लेट से ओपन इंटरवल ए बी, है ना, ऐसा है ओपन इंटरवल ए बी। सो आपसे पूछा जाए इसी मेजर के अकॉर्डिंग, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, है ना। E1 E2 दोनों सबसेट है ओमेगा का, है ना। E1 एंड E2 आर बोथ सबसेट ऑफ ओमेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट E1 की और क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट E2 की, बताइए आप लोग क्या लगता है। इवेंट E1 की क्या प्रोबेबिलिटी और इवेंट E2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सर E1 की 0 के आसपास होगी। हाँ, और E2 की 1 होगी सर। वन होगी ना। तो सिंपल है, लेंथ ऑफ E1 इस मेजर के हिसाब से, इस प्रोबेबिलिटी जो हमने डिफाइन किया है इसके अकॉर्डिंग। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है लाइन पे, जब भी आपका सैंपल स्पेस लाइन पे है लीनियर, इस पे कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं अभी, कि जैसे तो इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। तो किस इंटरवल का लेंथ कैसे निकालते हैं, राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में आपका सैंपल स्पेस जो कि था b माइनस ए, तो ये 0 आ जाएगा। E2 इसका लेंथ निकालेंगे तो ये b माइनस ए होगा, और अपॉन b माइनस ए, तो दोनों हो गया 1। अभी है ना, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज बताया था आपको जी। हाँ, दिख रहा नहीं और लैग भी हो रहा है। क्या हो रहा है। सर Lag हो रहा क्लियर है सर, विजन और नहीं कुछ है। भी। विजिबल है बोर्ड, मैं विजिबल हो सकता नहीं हूं क्योंकि लाइट नहीं है। बोर्ड विजिबल है कि नहीं सब लोगों को। नो सर नहीं है। हैं, नहीं, देख चेक करो, बाकी लोग बताओ। ऐसा तो नहीं, बोर्ड तो क्लियर दिखना चाहिए, बोर्ड विजिबल सर है दिख रहा है है। ना। हाँ, हाँ जिन दिख रहा है। जिनका नहीं है वो रिमूव, मतलब वो दोबारा तुम ज्वाइन करो कट करके, बोर्ड विजिबल होगा। मैं क्योंकि लाइट, मैंने कुछ लाइटें ऑफ कर रखी हैं सो दैट पावर कंजम्पशन कम हो, क्योंकि इन्वर्टर पे चल रहा है ना। ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ ये दिख रहा होगा आपको। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था ना कि जैसे हमने आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मैं फिर से लिखता हूँ, ये शुरू के क्लासेस में लिखा था, पहली क्लास में, कि चूज ट्रू स्टेटमेंट। तो जैसे हमने लिखा था कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 है, सो डज इट इम्प्लाई ई इज एम्प्टी सेट, और बी event E is empty set, then it implies probability of E is 0. C, probability of event E is 1, so implies E is sample space, or D, E is sample space implies probability of E is equal to 1। ठीक है, तो ये हमने 4 ऑप्शंस आपको दिए थे शुरू के क्लासेस में, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर ही बताए थे। तो अभी आप बता सकते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ हमने ट्रू स्टेटमेंट आपको बोला है चूज करने के लिए। सर बी एंड डी ट्रू है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास बी ट्रू है और डी ट्रू है। ठीक है, अब ए और सी क्यों गलत है। जब भी कोई स्टेटमेंट गलत होता है तो आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होने चाहिए कि आप बता सको क्यों गलत। जैसे हम कह रहे हैं कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल होगा। तो ये वो काउंटर एग्जाम्पल जो हमने यहां पे लिखा है। देखिए ई की प्रोबेबिलिटी 0 है E1 की, बट E1 एम्प्टी सेट नहीं है। अब देखिए ध्यान से, क्या E1 एम्प्टी सेट है। यहां पे E2 की प्रोबेबिलिटी 1 है, बट E2 सैंपल स्पेस नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल की वजह से बी और डी गलत स्टेटमेंट है। यही कह रहा है ना कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो ई एम्प्टी सेट ही होगा, जरूरी नहीं है। क्यों, मेरे पास ये काउंटर एग्जाम्पल है। यहाँ E1 एम्प्टी सेट तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी तभी 0 है ना, प्रोबेबिलिटी तभी 0 है।
बट एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 है, तो ई सैंपल स्पेस ही होगा, क्या जरूरी है? तो एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास मिला कि ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ई 2 का 1 है, बट ई 2 नहीं है सैंपल स्पेस, ई 2 सैंपल स्पेस नहीं है ना यहाँ। हाँ सर ये तो ए और बी तो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है ना। ए और बी इंटीरियर है ना, यहाँ हमने इंटीरियर पॉइंट ले रखे हैं ना। E2 में ओपन ब्रैकेट है ना इसलिए। हाँ यस, तो वही बोल रहा हूँ। सो क्या ई 2 सैंपल स्पेस के इक्वल है? नहीं सर। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं कि ई 2 इज नॉट सैंपल स्पेस, स्टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 इज 1। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सिंगल पॉइंट विल नॉट अफेक्ट द लेंथ ऑफ द इंटरवल एक्चुअली, इवन काउंटेबली मेनी पॉइंट विल नॉट इफेक्ट द लेंथ। अगर मैं तीसरा सेट लिखता ऐसा कि प्रोबेबिलिटी ए बी इंटरसेक्शन क्यू, और चौथा सेट लिखता मैं इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्यू डैश। ये मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? ए बी इंटरवल के सारे पॉइंट, इंटरसेक्शन रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ E3 इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन इंटरवल ए बी, लाइंग बिटवीन ए एंड बी। E4 क्या है? E4 इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E4? बताइए जिन लोगों को थोड़ी बहुत समझ है। इवेंट E3 है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, E4 है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। अब बताइए E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, E4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ओके तो मनीष कह रहे हैं 1-1 होगा। बाकी लोग बताइए जिन लोगों को जो समझ आ रहा है। सर E2 के अकॉर्डिंग E3 E4 भी 1 ही होगा। और किसी का कुछ डिफरेंट आंसर है तो बताइए। सर काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट का एक डिवीजन हो जाएगा, ऐसा डिवाइड होगा मतलब। E3 इज अ सेट ऑफ काउंटेबल, है ना। E3 इज अ काउंटेबल सेट, E4 इज अनकाउंटेबल सेट, बिकॉज रैशनल नंबर इज अ काउंटेबल सेट, इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट। तो यहां पे बात ये, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। क्यों? है ना। तो आंसर हालांकि वही है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का चक्कर है, ठीक है ना। मतलब इंटरवल ए बी में से आप काउंटेबली मेनी पॉइंट हटा दो, स्टिल प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो यहां क्या हुआ है, ए बी इंटरसेक्शन इरेशनल है। तो इरेशनल क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया है, ए बी इंटरवल में से रैशनल्स को हटा दिए। E4 सेट में, E4 सेट में रैशनल्स को हटा दिए। तो हमारा इस इंटरवल में मैंने क्या किया है, रैशनल्स को बाहर कर दिया, तो यहां पे इरेशनल्स हैं। सो स्टिल इट इज अनकाउंटेबल। तो इसकी लेंथ वही रहेगी जो पहले से है, बट यहां पे इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स हैं। तो यहां पे कुछ इट इज अ काउंटेबल सेट। ये पता है कैसा है, अगर आपको E3 में लिख के बताऊं, सो E3 इज समथिंग लाइक दिस, Q1 Q2 Q3, यू कैन राइट लाइक दिस। काउंटेबल का मतलब ये है कि देयर इज अ 1-1 फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो E3 इज समथिंग लाइक दिस, बट आप E4 को ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब E3 काउंटेबल है, 1-1 मैपिंग बनाया जा सकता है E3 से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, मतलब लेबल कर सकते हो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। और ये इसको आप ऐसा लिख पाओगे, E3 को आप लिख पाओगे सेट कंटेनिंग Q1, सेट कंटेनिंग Q2 एंड सो ऑन। और आप एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी याद करो, क्या कहता है, किसी सेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। और यहाँ इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 0 E1 में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 इंडिविजुअली है। 0 0 0 ऐड होगा तो 0 हो गया। ओके सर। ठीक है जी, देख लीजिए। सर ये फोर्थ E4 का 1 कैसे? हाँ E4 का 1 कैसे है,
तो E4 एक्चुअली क्या है? अगर आप E4 को ध्यान से देखोगे तो E4 इज एक्चुअली सैंपल स्पेस माइनस E3। अब अगर ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, सैंपल स्पेस में से E3 सेट को माइनस किया तो E4 बचेगा। या मैं आपसे पूछूं कि E3 यूनियन E4 किसके इक्वल आएगा? इन दोनों का यूनियन करो, बताओ क्या आएगा? कोई बताओ, कोई बता सकता है? E3 यूनियन E4 किसके इक्वल है? सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस, के हाँ, इक्वल होगा। क्योंकि ये पूरा सैंपल स्पेस आपका आ गया। अब E3 इंटरसेक्शन E4 किसके इक्वल है? सर ए बी के इक्वल होगा। इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? ए बी इंटर आई नहीं, आपको समझना पड़ेगा। E3 में AB के बीच के रैशनल नंबर्स हैं, E4 में AB के बीच के इरेशनल नंबर्स हैं, और जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकते, है ना? तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये लिख के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि E3 और E4 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। यहां से क्या समझ आ रहा है कि E3 और E4 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब E3 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मुझे E4 मिलेगा, एंड E4 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मुझे E3 मिलेगा। अब आप कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि E4, तो E4 तो एक्चुअली E3 का ही कॉम्प्लीमेंट है, और एक कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो E4 की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। और अगर E3 की प्रोबेबिलिटी 0 है, जैसे यहां से मैंने जस्टिफाई किया कि E3 की प्रोबेबिलिटी 0 क्यों है, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से आ जाएगा। तो यहां से एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ना, E3 की प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि इंडिविजुअली ईच एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है बिकॉज ऑफ दिस। तो 1 माइनस 0 विच इज 1। सिमिलरली यही चीज अब यहां से लगाओगे तो E3 E4 कॉम्प्लीमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जो कि है 1 माइनस 1, सो आ गया 0। ठीक है, थोड़ा सेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सेट थ्योरी का। सो E3 काउंटेबल सेट है, इसीलिए अभी आपको बताएंगे। जैसे अब अभी हम रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस है। जैसे बहुत सारे लोग BSc MSc कर चुके होंगे, स्टिल आप में से 50 60 70% लोगों को अभी तक डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन ठीक से नहीं आता होगा। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि अभी तक आपको ये नहीं पता होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है और कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या है। तो मेजर यही डिफरेंस है जो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका रेंज जो होगा वो डिस्क्रीट सेट होगा, मतलब काउंटेबल सेट होगा, और जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल उसका रेंज अनकाउंटेबल सेट होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस सेट होगा। तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस सेट ही बोलते हैं। जो काउंटेबल सेट है उसका नाम डिस्क्रीट सेट है, कॉन्टिन्यूअस सेट को काउंटेबल सेट है ना बोलते हैं। तो उसी बेसिस पे अभी आगे रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा, है ना। तो ये डिस्क्रीट मतलब E3 इज अ डिस्क्रीट सेट, वहाँ डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, और इंडिविजुअल पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो थोड़े आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है। फिर भी पूछो, अभी किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। तो ये तो अभी लेंथ भी बात कर रहे थे, है ना। अगर 2 डायमेंशनल होगा तो जैसे एग्जाम में जैम में इस तरह क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो जैम में आता है, आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं अभी कि लेट 2 पॉइंट्स आर सेलेक्टेड randomly selected from interval 0 1। ठीक है, so let 2 points are randomly selected from interval 0 1, so find the probability that देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे होगा। हालांकि दूसरा अप्रोच भी है, रैंडम वेरिएबल से आप इजीली कर सकते हो, लेकिन मैं अभी रैंडम वेरिएबल यूज नहीं करूंगा, तो डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज लेस देन 1/3। तो जिन लोगों को रैंडम वेरिएबल का आइडिया वो इजीली कर लेंगे, जिन लोगों को रैंडम वेरिएबल आइडिया नहीं है तो अभी मैं इसको इस वाले अप्रोच से, है ना, ट्राई करेंगे हम लोग। तो ये है देखिए, अच्छा तो ये 2D में चला जाएगा नहीं, तभी एक मिनट, ये था आई थिंक 2D में चला जाएगा, 2D बताया नहीं हूँ,
ये वन डायमेंशनल लाइन इज अ वन डायमेंशनल है ना, प्लेन 2 डायमेंशनल है और स्पेस 3 डायमेंशनल है। सो अभी हम तो 1 डायमेंशनल की बात कर रहे थे, ये 2D में चला जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट सेलेक्ट किया है। तो अभी के लिए मैं जस्ट 1 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो वो तो कर ही लेंगे आप लोग है ना, कि ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किया तो 2 पॉइंट की वजह से ये 2D में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि x और y रहेगा ना, तो XY प्लेन बन जाएगा। तो ये 2D का क्वेश्चन हो गया, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है, ये आगे करेंगे। अभी मैं 1D का क्वेश्चन लिखता हूँ, सिंपल 1 डायमेंशन आसानी हो जाएगा कि तो वैसे ही निकाला जैसे पहले लिखे थे ना, कि अ पॉइंट इज रैंडमली चूजन फ्रॉम, मान लो इंटरवल है 0 to 10, ठीक है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, मान लो पॉइंट x, एक मिनट, तो a point x is randomly chosen from interval 0 to 10. So find the probability that distance of x from 5 is less than 2. जैसे ये क्वेश्चन है, अब तो ये जरा निकालिए, तो आसान है। अरे वाईफाई चला गया, शिवा भाई वाईफाई कैसे चला गया? एक मिनट, ये वाईफाई चला गया है, क्या दिक्कत है भाई? वाईफाई क्यों चला गया है? दिक्कत है? आपको मैसेज आया है? अरे यार ये बड़ा लफड़ा है, यहाँ तो भकभक हो रहा है, तो आ जाएगा फिर शायद, है ना उसमें कनेक्शन। मेरा फ़ोन का अंदर ही रह गया।